हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपनी फर्स्ट ईयर सीरीज का 9वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 8 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ जाके आप पहले 8 चैप्टर को कंप्लीट कर लें। जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका 9th चैप्टर है। 9th चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे बेहोशी। इसमें क्या क्या बताया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ब्रेन। इसमें बताया गया है कि मस्तिष्क एक जटिल कार्यप्रणाली वाला अंग है। वह खोपड़ी की ऊपरी हड्डियों में स्थित होता है और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो 3 प्रमुख भागों से मिलकर बना है। इसमें जो पहला भाग है वो है आपका मस्तिष्क यानी ब्रेन। दूसरा है आपका मेरुरज्जु। तीसरा है आपका तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं में भी आपकी 2 है। पहली होती है संदेश भेजने वाली तंत्रिकाएं और दूसरी होती है कार्य करने वाली तंत्रिकाएं। आगे क्या बताया गया है? मस्तिष्क का प्रमुख कार्य है शरीर की सभी बाहरी तथा भीतरी क्रियाओं पर नियंत्रण रखना, जैसे चलना फिरना, देखना, खाना पीना, सूंघना, बाहरी क्रियाएं, और साथ ही साथ धड़कन, श्वास क्रिया, भोजन पाचन आदि ये भीतरी क्रियाएं भी हैं। मस्तिष्क के अन्य कार्य है सोच विचार प्रबंधन, श्रवण शक्ति यानी भावनाएं, हंसना रोना तनाव चिड़चिड़ापन भी होते हैं। आगे बताया गया आपके बेहोशी की क्या परिभाषा है। बेहोशी के बारे में बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि मस्तिष्क के किसी भी कार्य में जब अचानक कोई बाधा आ जाती है या मस्तिष्क का O2 कम हो जाता है यानी ऑक्सीजन लेवल, तो ऐसी स्थिति को आपको हमेशा बेहोशी कहते हैं। और बेहोशी के सामान्य कारण क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। पहला हो सकता है आपका सिर पे चोट लगना। दूसरा हो सकता है आपका गंभीर चोट, उससे आपका अधिक रक्तस्राव, साथ ही साथ सदमा, हृदय का दौरा हार्ट अटैक, फांसी लगाना। छठा है आपका दम घुटना, जैसे गैस या धुएं में फंस जाना। सातवां है आपका विष पॉइजन या फिर आपका ड्रग लेना, दवाओं का आपका तीव्र रिएक्शन। नौवां है आपका मिर्गी का दौरा। 10वां है आपका मधुमेह डायबिटीज़। 11वां है आपका अधिक गर्मी या सर्दी होने पर। 12वां है आपका जो वो है आपका बिजली का तेज झटका लगे या फिर आप 13 यानी पानी में डूब जाएं। आगे बताया गया है इसके में प्रतिक्रिया के क्या क्या स्तर हो सकते हैं, लेवल। AVPU कोड क्या हो सकते हैं? ए का मतलब अलर्ट यानी होश में। V का मतलब है वॉइस रिस्पॉन्स यानी क्षणिक बेहोशी, जो आवाज़ को सुनकर प्रतिक्रिया करता हो उसको कहते हैं। P का मतलब है पेन रिस्पॉन्सिव, इसमें आपके जो दर्द को महसूस कर प्रतिक्रिया करता है, जैसे अर्ध बेहोशी। और U का मतलब है अनरिस्पॉन्सिव यानी जो बिल्कुल ही प्रतिक्रिया नहीं करता, यानी प्योर बेहोशी या कोमा में जाना। तो ये प्रतिक्रिया के स्तर होते हैं अलग अलग। यहाँ भी आपको बताया गया है, इस पिक्चर में आपको बताया गया है, इसमें भी आप देख सकते हैं। आगे पढ़ेंगे अपना श्वास क्रिया और उसकी पद्धति क्या हो सकती है। श्वास क्रिया मनुष्य के लिए अति आवश्यक होती है, जिसके थोड़ा सा भी कम हो जाने पर व्यक्ति का दम घुटने लगता है। साथ ही साथ श्वास क्रिया जिस मिश्रण को हम अंदर लेते हैं उसे वायु कहते हैं। इसमें आपको ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 20 से 21% आपकी होती है। यही ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है और रक्त में मिल जाती है तथा रक्त संचार के द्वारा पूरे शरीर का भ्रमण आपकी करती है, घूमती है। श्वास छोड़ने की स्थिति में लगभग 16 से 17% ऑक्सीजन वापस निकल जाती है, जो प्राय वायु के रूप में काम आती है और दोबारा आपका वायु के रूप में आपकी काम आती है। श्वास क्रिया वो कैसे काम करती है उसके बारे में बताया गया है। इस क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है श्वास को अंदर लेना। दूसरा आपका ठहराव या गैस का आदान प्रदान करना। तीसरा है श्वास को बाहर छोड़ना। ये होती है आपकी श्वास की क्रियाएं। श्वास क्रिया में आपके निम्न अंग है वो कार्य करते हैं। जो पहला है वो आपका नासिका यानी नोइज, आपकी नाक, मुख यानी माउथ। साथ ही साथ तीसरा है आपका श्वास नली होती है जो। चौथा अंग है आपका ब्रांकाई, जिसको कहते हैं आपकी श्वास नलियाँ। और आपका पांचवा जो है आपका अंग है वो है आपका ब्रांकिओल्स, जिसको आप कहते हैं सूक्ष्म श्वास नली। छठा है आपका फेफड़े और सातवां है आपका वायुकोश। ये आपके श्वास क्रिया है उसके अंग हैं। आगे पढ़ेंगे। वायु इन अंगों से होती हुई आपकी एयर पॉकेट तक जाती है, जहाँ वायु में ऑक्सीजन ली जाती है, जहाँ तब बाकी बची हुई वायु जिसमें अभी भी 16 से 17% ऑक्सीजन होती है, इसी रास्ते से वापस आपकी चली जाती है।
इसी ऑक्सीजन की मात्रा के कारण जो आपकी एयर है वो संभव हो पाती है। आगे पढ़ेंगे नोट में क्या बताया गया आपका, जो आपका वयस्क मनुष्य है वो 1 मिनट में आपके 10 से 20 बार श्वास क्रिया आपके करते हैं, और छोटे बच्चे जो आपकी श्वास क्रिया करते हैं वो 30 से 20 बार करते हैं, और नवजात शिशु की श्वास क्रिया 1 मिनट में आपकी 30 से 40 बार तक हो सकती है। श्वास नली जो श्वास क्रिया का नियंत्रण है वो मस्तिष्क में स्थित श्वास केंद्र में आपका होता है, और फेफड़े श्वास क्रिया द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन से हृदय में से आए हुए अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन परिवर्तित होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर श्वास मार्ग से आपकी बाहर निकल जाती है। अब आगे पढ़ेंगे आपका हम दम घुटना। दम घुटना के बारे में क्या बताया कि दम घुटना एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपके फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे रक्त को आपका ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे रक्त को ऑक्सीजन की पूर्ति में आपकी कमी आती है, तथा शरीर के सभी अंगों यानी विशेषकर मस्तिष्क हृदय को ऑक्सीजन मिश्रित रक्त में आपूर्ति नहीं हो पाती, जिससे उनकी कोशिकाएं धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देती है। और यदि इस स्थिति को आपका समय पर नियंत्रण ना किया जाए और जो उसका कारण है उसको नहीं हटाया जाए तो इसमें घायल की मृत्यु भी आपकी हो सकती है। दम घुटने के आपके कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला है वायु में ऑक्सीजन की कमी के कारण, यानी खानों में, सीवर में और आपके कुएं में और अधिक ऊंचाई पर धुआं या धूल के कारण आपके वायु में आपकी कमी हो सकती है। वायु मार्ग में बाधा या दबाव, डूबना, फंदा लगाना, बेहोशी में जीभ के पीछे लुढ़क जाना तथा गर्दन पर दबाव या फांसी या गले का संक्रमण, तो तब आपके वायु में बाधा आ सकती है सांस लेने में। श्वास क्रिया का पूरा ना होना, छाती पर भारी वजन गिरना, भीड़ में दब जाना, पसलियाँ टूटने से फेफड़ों का घायल हो जाना, बिजली का झटका, टेटनस, पोलियो और फेफड़ों के संक्रमण या दमा आदि से आपकी श्वास प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। श्वास क्रिया के केंद्र पर चोट लगना, यानी कि सिर पर आपकी गंभीर चोट लगना, विष के कारण श्वास क्रिया केंद्र का बंद होना और बिजली का आपका तेज झटका लग जाना। दम घुटने के चिन्ह और कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला है आपका श्वास से खींच कर आना, दूसरा आपका त्वचा, चेहरा, होठ, नाक, नाखून नीले पड़ना, तीसरा आपका लक्षण हो सकता है गले की शिराओं का फूलना, चौथा हो सकता है बेचैनी या घबराहट, पांचवा हो सकता है आपका हृदय गति का रुक जाना, और छठा होगा घायल की मृत्यु हो जाना। दिल तथा फेफड़े का पुनर्चलन, इसमें आपका CPR के बारे में हम पढ़ेंगे। जब किसी भी स्थिति में हृदय तथा फेफड़े कार्य करना बंद कर देते हैं, ऐसी स्थिति को आपको क्लिनिकल डेथ कहा जाता है। श्वास क्रियाएं यानी ब्रीथिंग बंद होने के कारण रक्त को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, तो फलस्वरूप हृदय की मांसपेशियों को कार्य करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तथा हृदय का अंकुचन तथा प्रसारण बंद हो जाता है, जिसमें महाधमनी से रक्त प्रवाह आगे नहीं जा पाता। फलस्वरूप शरीर का रक्त संचार रुक जाता है। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कार्डियोइड आर्टरी को महसूस करके देखने पर हमें पता चलता है कि हृदय में कार्य करना बंद कर दिया है, और आपका लुक, लिसन, फील के द्वारा ब्रीथिंग देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब रक्त संचार बंद हो जाता है तो हृदय की धमनियों में, स्वयं फेफड़ों में, मस्तिष्क में तथा शरीर के सभी अंगों में रक्त संचार न पहुंचने के कारण उन अंगों की कोशिकाएं, सेल ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों के अभाव में मरने लगती है तथा ना लौटने वाली स्थिति में पहुंच जाती है। तो ऐसी स्थिति को आप पूर्ण मृत्यु या बायोलॉजिकल डेथ कहा जाता है। क्लिनिकल डेथ या बायोलॉजिकल डेथ का अंतर 4 से 6 मिनट का या अलग अलग होने भिन्न भिन्न हो सकता है। अतः जैसे ही प्राथमिक सहायक को पता लगे कि व्यक्ति में जीवन के अंश नहीं है तो CPR को तुरंत प्रारंभ कर दें तथा इसी क्रिया को तब तक करें जब तक वह चिकित्सक तक ना पहुंच जाए या आप थक ना जाएं। इस क्रिया से उसके मस्तिष्क तथा बाकी अंगों को कुछ मात्रा में ऑक्सीजन मिश्रित रक्त कृत्रिम रूप से पहुंचता रहता है तथा बायोलॉजिकल डेथ को होने से कुछ देर रोका जा सकता है। अतः जब समय का अभाव ना भी हो तब भी CPR को प्रारंभ कर देना चाहिए। ये CPR की फ़ोटो है, कैसे कैसे आपको CPR देना है उसके बारे में बताया गया है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में जहां व्यक्ति बेहोश हो जाए या प्रतिक्रियाहीन हो या श्वास या धमनी की धड़कन यानी पल्स आपकी बंद हो जाए
तो DRS ABCD फॉर्मूला आपको अपनाना है। डी माने डेंजर यानी खतरा, खतरों का आकलन करें तथा संभावनाओं को तलाशें, अपने आप को सुरक्षित रखें तथा क्रमशः निम्न कार्यों को आपको करते रहना है। यदि खतरा हटाया जा सके तो खतरा हटाने का प्रयास करें, जैसे व्यक्ति और धुएं या गैस से प्रभावित हुआ है तो खिड़की दरवाजे खोल दें या आपको तोड़ देना चाहिए। यदि खतरा हटाना संभव ना हो तो घायल को खतरे वाले स्थान से दूर हटाने का प्रयास करें, जैसे पानी में डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने का आपको प्रयास करना चाहिए। आर का मतलब है आपका रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। AVPU लेवल ऑफ रिस्पॉन्स, घायल होश में है या बेहोश है, इसे जानने के लिए घायल की प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स जानने का प्रयास करें। पहला काम क्या करेंगे, दूर से आवाज़ लगाएं यदि कोई प्रतिक्रिया ना हो तो। दूसरा, कान के पास जोर से आवाज़ लगाएं यदि कोई प्रतिक्रिया ना हो तो। तीसरा है कंधे को थपथपाएं। और फिर भी यदि शरीर के अंगों या नेत्रों में कोई प्रतिक्रिया ना दिखाई दे तो ऐसे में घायल को प्रतिक्रियाहीन माना जाना चाहिए। एस का मतलब है किसी को सहायता लाने के लिए भेजें, यानी सेंड समवन ऑफ हेल्प। आपको कॉल करनी है 1077 पे, ये DDMA का आपका नंबर है, इस पर आपको हेल्प के लिए कॉल करनी है। ए का मतलब आपका एयरवे ओपनिंग, यानी कि श्वास मार्ग को खोलना। मुंह के अंदर कोई वस्तु हो तो उसे निकाल दें। बी का मतलब है ब्रीथिंग चेक करें, यानी कि श्वास नली की जांच करें। इसका फॉर्मूला है लुक लिसन फील, यानी कि 10 सेकंड तक आपको करना है, जिसमें आपका लुक का मतलब है आपको देखना है व्यक्ति को, उसकी प्रतिक्रिया को। लिसन का मतलब सुनना है कि उसकी धड़कनें चल रही है नहीं चल रही है। तीसरा आपका फील, यानी उसको महसूस करना है। आगे पढ़ेंगे। यदि श्वास क्रिया चल रही है तो घायल को अधोमुखी अवस्था में यानी रिकवरी पोजीशन में आपको लिटाएं तथा चोटों की आपकी जांच करें तथा प्राथमिक सहायता देते हुए अस्पताल आपको ले जाना है। श्वास क्रिया की जांच बार बार करते रहें तथा परिस्थितियों पर नज़र बनाए रखें। रीढ़ की हड्डी की टूट में अधोमुखी व्यवस्था में ना लिटाकर उसे नेक रेस्ट लगाकर सीधा रखें। DRS ABCD एक्शन प्लान है, उसके बारे में बताया गया है। डी माने होता है आपका डेंजर, आर माने होता है आपका रिस्पॉन्स, यानी रिस्पॉन्स करना है आपको। एस माने होता है सेंड फॉर हेल्प, यानी उसकी मदद करनी है। ए माने होता है एयरवे, यानी आपको माउथ से आपको हवा देनी है। ब्रीथिंग माने उसको ब्रीथिंग चेक करनी है, यानी उसकी धड़कनें। CPR आपको देना है बाद में। और डी का मतलब है आपका डिफिब्रिलेशन। तो ये आपका फॉर्मूला था। आगे पढ़ेंगे आप। दूसरा में बताया गया कि तो श्वास मार्ग आपका प्रबंधन करें, यानी कि एयरवे मैनेजमेंट करना है आपको। तीसरा है हृदय के दौरे में आपको हाफ सिटिंग पोजीशन में आपको व्यक्ति को बिठाना है। आगे क्या बताया गया, यदि धमनी की धड़कन 10 सेकंड तक भी ना मिले या श्वास गति का पता ना चले तो यह जानकर कि इसकी स्थिति गंभीर है, CPR का निर्णय आपको लेना है। भीड़ या अन्य स्थिति पर धमनी की धड़कन नापकर रोगी को मृत घोषित करने की जल्दबाजी ना करें, इससे लोगों में घबराहट फैल सकती है। यह निर्णय एक योग्यता प्राप्त चिकित्सक ही कर सकता है, अतः ऐसा श्रेय लेने का प्रयास ना करें। यदि घायल में प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स ना मिले या नब्ज पल्स या श्वास गति भी ना मिले तो बिना समय गंवाए CPR प्रारंभ कर देना चाहिए तथा घायल को अस्पताल ले जाने का प्रबंध प्रारंभ कर दें। जब तक वहां ना आ जाए तब तक जमीन पर ही लिटाकर CPR प्रारंभ कर देना चाहिए। गाड़ी में या एम्बुलेंस में लिटाने में अधिक समय व्यर्थ न करें, CPR को जल्दी से पुनः प्रारंभ करना है। CPR के 3 कदम हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है चेस्ट कंप्रेशन, के मध्य में दबाव देना। इसमें बताया गया है कि यदि क्रिया छाती के मध्य में दोनों हथेलियों को एक के ऊपर दूसरे हाथ से तथा दोनों हाथों की उंगलियों को बांधकर बिना कोहनी मोड़े कंधे के दबाव से सीने पर लगाकर 30 बार, यानी समय लगभग 15 सेकंड एक लय से दबाव दें तो गति 1 मिनट में 100 से 120 बार होनी चाहिए। इसमें हम क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं। दबाव आपको 30 बार देना है। छाती को स्वयं उठने दें, व्यक्ति को उठाने दें खुद ही। 1 मिनट में आपको 100 से 120 बार ही गति से आपको दबाना है, व्यक्ति को ज़्यादा नहीं दबाना है। साथ ही चौथा काम करना, दबाव कम से कम 2 इंच से 2.4 इंच तक, यानी 6 सेंटीमीटर तक रखें। 5वां है प्रत्येक दबाव में
लय तथा गति एक जैसी रखें। छठा है आपका हाथों तथा कंधों को समकोण 90 अंश पर आपको रखना है। सातवां काम करना है आपकी आंखें आपके कार्य पर रहे। ध्यान रोगी के चेहरे की तरफ आपको रखना है। घुटने पर बैठकर ही यह क्रिया आपको दोहरानी है। दबाव हटने पर हाथों को वहां से ना हटाएं। 10वां काम क्या करना है आपको, गिनती गिनकर दबाव देने से संख्या याद रहती है अतः बोलकर दबाव ना दें। सीने पर दबाव के आपके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। पहला है छाती पर दोनों हाथों के समान दबाव से सीने की हड्डी तथा रीढ़ की हड्डी के मध्य में हृदय तथा फेफड़ों पर दबाव आपको पड़ना चाहिए। दूसरा है हृदय की मांसपेशियों पर दबाव से हृदय के कोष्ठकों में रुका हुआ रक्त महाधमनियों में आगे बढ़ता है, जिससे पीछे के कोष्ठक में खुली हुई कोष्ठक को फिर से रक्त से भर देता है तथा लगातार दबाव से रक्त नलिकाओं में लगातार कृत्रिम रक्त संचार होने लगता है तथा यह मस्तिष्क तथा अन्य अंगों तक आपका ले जाता है। तीसरा है आपका हृदय पर दबाव से कार्योटिड आर्टरी द्वारा रक्त मस्तिष्क की कोशिकाओं तथा शरीर के अन्य अंगों को मिलता रहता है, जिससे कोशिकाएं नष्ट होने से आपकी बची रहती है। चौथा काम क्या होता है, सीने पर दबाव से फेफड़ों पर भी दबाव पड़ता है, जिससे श्वास नली के द्वारा हवा भी अंदर बाहर होने से ऑक्सीजन मिलने की आपकी स्थिति बनी रहती है। ए यानी ओपन द एयरवे, श्वास मार्ग को खोलना। सामान्य बेहोशी की परिस्थिति में हमारी जीभ, जो कि मांसपेशी से बनी होती है, अनियमित होने के कारण श्वास मार्ग में पीछे की तरफ लुढ़कने से उसे बंद कर देती है। अतः श्वास मार्ग को खोलने के लिए निम्न कदम आपको उठाने होंगे। पहला है आपका ठोड़ी को दाएं हाथ की उंगलियों से तथा बाएं हाथ से सिर को ऊंचा रखें। दूसरा है मुंह को खोलकर देखें, यदि कोई बाहरी वस्तु जैसे रेत, मिट्टी, कंकड़, टूटे दांत, जमा रक्त अंदर है तो उन्हें निकालने का प्रयास चेहरे को एक ओर करके करें, जिससे आपकी उंगलियों के दबाव से वह वस्तु और अंदर ना जाए। तीसरा काम क्या करना है, गर्दन तथा छाती के आसपास के वस्त्रों बंधनों को ढीला करने का प्रयास करें, जिससे उसे श्वास लेने में परेशानी ना हो। चौथा काम क्या करना है, श्वास नली प्रबंधन करना है आपको। बंद श्वास मार्ग को खोले रखने के लिए आजकल कृत्रिम साधन उपलब्ध हैं, जिन्हें श्वास नली में स्थित कर देने से श्वास मार्ग खुला रहता है, जैसे LMA आदि। बी है यानी ब्रीथिंग, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग और माउथ टू नोज ब्रीथिंग। श्वास मार्ग को खोलने के बाद तुरंत प्राथमिक सहायक द्वारा उसके श्वास मार्ग में अपने मुंह के द्वारा छोड़ी गई वायु को 5 सेकंड के अंदर 2 बार घायल को दें। यदि क्रिया मुंह से मुंह द्वारा या मुंह से नाक के द्वारा अथवा मुंह से मुंह और नाक द्वारा छोटे शिशुओं में दी जाती है तो। नोट, एक सामान्य व्यक्ति वातावरण द्वारा जो श्वास क्रिया करता है उसमें 3 स्थितियां होती हैं। अंतःश्वास, दूसरा है आपका ठहराव होती है। जब सामान्य व्यक्ति श्वास लेता है तो वातावरण में स्थित वायु में से लगभग 20 से 21% ऑक्सीजन उसके फेफड़ों में जाती है, लेकिन व्यक्ति की आवश्यकता केवल एक बार में लगभग 4% ऑक्सीजन की होती है। अतः जो व्यक्ति श्वास छोड़ता है अन्य गैसों के साथ लगभग 16 से 17% ऑक्सीजन भी बाहर आती है। इसी छोड़ी गई वायु में हम किसी को एयर दे सकते हैं। मुंह से मुंह द्वारा जब सांस दी जाए तो निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। मुंह से मुंह श्वास एक प्रतिक्रिया में 10 सेकंड में 2 बार दें। प्रथम सेकंड तथा छठे सेकंड में श्वास दें। दूसरे में आपको करना क्या है, श्वास की सीमित मात्रा ही दें, नहीं तो पेट में वायु भर जाएगी। दूसरा है कि श्वास देते समय बाएं हाथ के अंगूठे तथा उंगली से रोगी के नाक को दबा रखें ताकि दी गई वायु इस भाग से बाहर ना निकल जाए। चौथा क्या काम करना है आपको, अपने होठों का आकार थोड़ा बढ़ाकर उसके होठों पर रखें ताकि आप द्वारा दी गई वायु पूरी अंदर जाए। पांचवा, दोनों होठों को पूरी तरह सील करें ताकि दी गई वायु बाहर निकल ना सके। छठे में क्या करना है आपके, श्वास देते समय ठोड़ी को ऊंचा रखें ताकि दी गई वायु पूरी अंदर जा सके। सातवां काम करना है, सुरक्षा की दृष्टि से आपकी और घायल के होठों के बीच कोई पतला कपड़ा या शील्ड रखें ताकि संक्रमण खतरा ना हो। यदि
यदि एम्बू बैग यानी कि ऑटोमेटिक मोबाइल ब्रीथिंग यूनिट मिल जाए तो उसे श्वास देना और आसान हो जाता है। श्वास देते समय आपकी नज़र उसकी छाती पर रखें ताकि श्वास अंदर जाने से उसकी छाती उठती है या नहीं, इसे अपनी दाईं आंख से देखें। श्वास मार्ग को खोलने के लिए जब ठोड़ी पर उंगली रखें तो ध्यान रखें इससे श्वास नली पर दबाव ना पड़े, केवल हड्डी वाले भाग से ठोड़ी को ऊंचा उठाएं। माउथ टू माउथ ब्रीथिंग के उद्देश्य क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है, आप द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन लगभग 16-17% उसे मिलती है, जबकि उसकी आवश्यकता भी केवल 4% है। दूसरा, आपका रक्त में ऑक्सीजन मिल जाने से शरीर के तंतुओं तथा मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिश्रित रक्त जाता रहता है। केवल सीने पर दबाव द्वारा CPR, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। जब किसी परिस्थिति में मुंह श्वास देना संभव ना हो तो हैंड्स ओनली CPR एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसकी स्टेप क्या क्या है। पहला स्टेप, आपका घायल के सीने पर 100 से 120 बार दबाव दें। दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, आपका मुंह से मुंह श्वास देने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है, संभव हो सके तो श्वास नली प्रबंधन कर दें। चौथा है, आपका बीच में कार्डियक पल्स या श्वास चेक करें। यदि पांचवा आएगा, यदि धड़कने या श्वास लौट आए तो घायल को अधोमुखी अवस्था में लेटाएं तथा उस पर लगातार नज़र बनाए रखें और अस्पताल ले जाएं। विशेष क्या क्या बताया गया है इसे। विशेष है कि केवल सीने पर दबाव 100 से 120 प्रति मिनट बार यानी कि कार्डिक अरेस्ट पर ही ध्यान दें। अन्य स्थितियां जैसे डूबना, दम घुटना आदि में परंपरागत यानी कि स्टैंडर्ड CPR 30:2 में ही दें। डी के बारे में पढ़ेंगे। डी का मतलब है आपका डिफिब्रिलेशन। इसमें आपका ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, उसके बारे में पढ़ेंगे। AED मशीन एक बैटरी चालित छोटी सी मशीन होती है जिसका उद्देश्य अचानक रुके हुए हृदय को दूर करना होता है। इससे हृदय में रक्त को पंप करने की शक्ति समाप्त हो जाती है, जिससे हृदय रुकने लगता है। और इसी VF को नियंत्रित करने के लिए हृदय पर AED लगाई जाती है। इसका एक पैड दाएं फेफड़े के ऊपर तथा एक बाएं फेफड़े के साथ साइड में चिपकाए जाते हैं तथा इसे प्रारंभ करने के लिए पैड से लगी दोनों तारों को प्लग को मशीन में लगाते हैं। मशीन चलने लगती है तथा मशीन निर्देश वॉइस प्रॉम्प्ट भी देती रहती है कि कब क्या करना है। यह अपने आप हृदय की जांच एनालाइज करती है तथा प्राथमिक सहायक को सूचना के माध्यम से बताती है कि कब क्या करना है। सावधानी क्या क्या बरतेंगे। शॉक के निर्देश पर बेहोश से दूर हो जाए। जब इसका शॉक लगने वाला है तो बेहोश से आपको दूर हो जाए तथा शॉक बटन दबाए मशीन को चार्जिंग यूनिट में लगाकर आपको रखना है। एड मशीन लगाने के आपके उद्देश्य क्या क्या हैं। पहला है, हृदय के रक्त संचार को पुनः चलाया जा सके। दूसरा है, ताकि मशीन बता सके कब क्या करना चाहिए। तीसरा है, मशीन के निर्देश पर CPR देते आपको रहना है। ये आपकी मशीन है, इसे आप देख सकते हैं। चौथा है, जल्दी से अस्पताल पहुंचाएं। CPR के कदम स्टेप क्या क्या हैं। पहला है आपका खतरे का आग को आकलन करना है। इसमें खतरा हटाएं या घायल को खतरे से आपको हटाना है। दूर रहें और शोर मचाना है। सहायता के लिए फ़ोन डायल करें। घायल को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। दूसरा काम क्या करना है आपको, घायल की प्रतिक्रिया की जांच करें। आवाज़ लगाएं, कंधे को थपथपाएं और कंधे की मांसपेशियों को आपको दबाते रहना है। प्रतिक्रिया ना मिलने पर गर्दन की धमनी की जांच करें या श्वास को देखें। धमनी श्वास मिलने पर अधोमुखी अवस्था में लिटाएं। व्यक्ति को अस्पताल ले जाएं। घाव, रक्तस्राव, हड्डी की टूट तथा अन्य स्थिति का उपचार करें और धमनी श्वास न मिलने पर CPR का निर्णय लें। तीसरा काम क्या कर रहा है, सीने पर 30 बार दबाएं 15-15 सेकंड के अंतराल पर। चौथा काम, श्वास मार्ग खोलें। पांचवा,
2 बार मुंह से मुंह श्वास दें 10 सेकंड में। छठा, फिर से 30 बार सीने पर दबाएं। और सातवां, श्वास मार्ग को खोलकर 10 सेकंड में 2 बार आपको श्वास देनी है। आठवां काम क्या करना है, 30:2 की प्रतिक्रिया 5 बार करें तथा अस्पताल ले जाने का आपको प्रबंधन करना है। नौवां है आपका कार्डियोटाइड पल्स या श्वास की जांच करें। ना मिलने पर 5 सेट फिर से करें। प्रत्येक 5 सेट के बाद धमनी या श्वास की जांच करें और पल्स ना मिलने पर आपको सीपीआर जारी रखें। यदि पल्स श्वास मिल जाए तो सीपीआर रोक दें तथा अधोमुखी अवस्था में लेटाएं और उस पर नज़र रखते हुए अस्पताल ले जाना है। तब तक पल्स श्वास ना मिले सीपीआर जारी रखें। शीघ्र अस्पताल ले जाएं। अपनी पूरी रिपोर्ट चिकित्सक को आपको अवश्य देनी है। 10वां काम क्या करना है, एआईडी उपलब्ध होने पर एआईडी मशीन के साथ अटैच करें तथा उसके निर्देशों का पालन करें तथा सीपीआर चालू रखें और तथा अस्पताल को व्यक्ति को ले जाना है। सीपीआर आपको कब बंद करना है उसके बारे में बताया गया। पहला है जब घायल को होश आ जाए या पल्स श्वास चलने लगे सीपीआर बंद कर दें। दूसरा है जब चिकित्सक कार्य को अपने हाथ पे ले तब करें। तीसरा है जब आप पूरी तरह थक जाएं। और चौथा है आपको स्थितियाँ सुरक्षित ना हो, इनका आपको पालन करना है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 9। कल हम अपना लास्ट चैप्टर नंबर 10 आपको करेंगे और आपकी फर्स्ट सीरीज है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाके आपको ज़रूर बताना है और इस चैनल को आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जो आपने 8 चैप्टर कराए हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके उस चैप्टर को भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।